वैसे तो डोगरी में एक कहावत है कि 19-21 का फ़र्क बहुत कम होता है, मगर 19 और 21 में बहुत फ़र्क होता है जब बात इस इंतज़ार की हो कि कौन सी पार्टी 19 तक सीट निकाल देगी या फिर 21 तक, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही जो फाइनल लिस्ट्स हैं वो नहीं आ रही और कार्यकर्ता और नेता दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 19। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो आज हम जिन बातों पर चुनावी चालीसा में चर्चा करने वाले हैं वो है अमित शाह की रैली में क्या हुआ, उन्होंने किसे लताड़ा, कल बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता जम्मू आ रहा है, किस नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने अपनी सुरक्षा वापस करने की बात कही, उमर अब्दुल्ला के बयान का क्या मतलब, और अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी को क्यों कहा कि उन्हें लोग पसंद नहीं करते। तो इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक कैंडिडेट से जिसने कि एक पत्र लिखा है डीजीपी जम्मू कश्मीर को और साथ ही चुनाव आयोग को, और ये कहा है कि उन्हें दी हुई एसएसबी सशस्त्र सेना बल की सुरक्षा वापस ले ली जाए। कारण ये है कि उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं और उसकी सुरक्षा आपने वापस ले ली है तो फिर मैं भी सुरक्षा नहीं लूँगा, ऐसा उस कैंडिडेट का कहना है। और ये कैंडिडेट हैं बुद्धल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जावेद चौधरी। जावेद चौधरी ने एक लेटर लिखा है सीधे सीधे चुनाव आयोग को और साथ ही साथ वो कॉपी की है डीजीपी जम्मू कश्मीर आर स्वैन को, और उनका कहना है कि उनकी एसएसबी सुरक्षा वापस ली जाए। अगर उनके नेता को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो भी सुरक्षा नहीं लेंगे। तो पवन जी, ये पहला इंसिडेंट जो चुनाव प्रचार या एक दूसरे पे कटाक्ष से हटकर कुछ हुआ आज कि एक कैंडिडेट पत्र लिखता है चुनाव आयोग को कि मेरी सुरक्षा वापस ले लीजिए, मैं अपनी सुरक्षा तब तक नहीं लूंगा जब तक कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एक मेरी पार्टी के नेता को सुरक्षा नहीं देते, जिसके पास पहले भी सुरक्षा थी। और आरोप ये लगाए हैं कि बीजेपी वाले उन्हें अपनी पार्टी में दाखिल होने को कह रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा वापस ली गई है। देखिए, जो वो इलाका है, ये बुद्धल तरहाल रजौरी का जो इलाका है, ये मिलिटेंसी ग्रस्त अभी भी है। हाँ बिल्कुल है। वहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले भी मूवमेंट सिंधिक जो है ट्रैक हुई थी, अटैक वहाँ पर हो चुके हैं 2-3। तो यो मिलिटेंसी का एरिया है। वहाँ पर जिस कैंडिडेट की बात आप कर रहे हो जावेद चौधरी, उनकी अपने मामा के साथ लड़ाई है। चौधरी जुल्फिकार मामा बांजे टक्कर में है। बीजेपी और एनसी की मेन फाइट है। और एनसी का कैंडिडेट जो जावेद इकबाल चौधरी है, उसका जो आरोप है कि बाजी मियाँ जो हैं वो एक शख्सियत हैं उस इलाके में, उनको माना जाता है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे वर्कर हैं और वो इस फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। उनका रसूख है गुज्जर बकरवाल जो वोट है उसके अंदर, क्योंकि बाजी मियाँ को सब लोग जो हैं अच्छे, अगर कहा जाए तो जैसे पीर होते हैं यहाँ हमारे गुरु कहते हैं, उस तरह से उनको माना जाता है। तो वो रसूख जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि वो हमारा वोट बैंक बहुत मजबूत है और उनकी सुरक्षा को हटाने का सीधा सीधा जो आरोप लगाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो भाजपा में शामिल हो जाएं, क्योंकि दोनों ही एक ही कम्युनिटी के वहाँ पर ज़्यादा लड़ाई है। चौधरी हैं, चौधरी जुल्फिकार, चौधरी जावेद इकबाल। तो वो एक प्रेशर डाला जा रहा था जिस वजह से उनकी सिक्योरिटी वापस हुई। तो जावेद ने इसके ऊपर सवाल किया है कि आप मेरी भी वापस कर दीजिए फिर, अगर आपने उनकी वापस करनी है, क्योंकि जिस इलाके में हमने प्रचार करना है उनके साथ भी जाना है तो उसकी करने का वही उन्होंने लेटर लिखा। और ये मेरे ख्याल में ये इस चुनावों में पहला ऐसा वाक़या है। चुनावों से पहले करीबन 3 से 4 जिलों में आतंकियों की मौजूदगी होने की बात लगातार सुरक्षाकर्मी कर रहे थे और मुझे लगता है कि इन चुनावों में सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है। शायद इस मुद्दे को सुरक्षा बल या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं बहुत सीरियसली लेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अमित शाह जम्मू में थे। चुनावी सभा जो उन्होंने की उसका नाम भी संकल्प रैली ही रखा गया था और उन्होंने संकल्प लिया जम्मू कश्मीर के लोगों से और ये भी कहा तंज कसते हुए कि मैं मीडिया पर यकीन नहीं करता हूँ, जनता पर यकीन करता हूँ। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है कि पाकिस्तान से बात करो और एलओसी ट्रेड शुरू करो। उन्होंने कहा कि एलओसी के ट्रेड से जो पैसा आता है वो आतंकवाद में इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान से बात तब तक नहीं होगी जब तक हालात ठीक नहीं होते। वहीं उन्होंने ऑपोजिशन का जो मैनिफेस्टो एजेंडा था स्टेटहुड वापसी का उस पर भी सीधे हमला कर दिया और ये कहा कि स्टेटहुड वापस करने का तो हम बोल चुके हैं, तो फिर उनके मैनिफेस्टो का अर्थ ही कुछ नहीं निकलता। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के मुद्दों को अच्छे से आज अमित शाह ने जो है निचोड़ दिया और
अच्छी शुरुआत चुनाव प्रचार की कर दी। बिल्कुल, देखो आप ये आइडिया लगा लो कि आपने जो मैनिफेस्टो पहले जारी किया, कांग्रेस ने अपना नहीं किया, कहा कि सेम कॉपी है। जैसे राहुल ने जो कश्मीर में रैली की थी, तो पीडीपी का मैनिफेस्टो और इनका मैनिफेस्टो को लेकर अमित शाह ने जिस तरह से आज लताड़ लगाई है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और हमले तेज होंगे। बिल्कुल, राजनाथ सिंह आएंगे, वो करेंगे, दूसरे नेता आए वो करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रिप बना रही भारतीय जनता पार्टी। और जो शुरुआत में धीमापन था ना, अब वो तेज हो गया, तेज होता जा रहा है और ये नुकसान करेगा विपक्षियों को। और ये देख लीजिए कि जो इन्होंने 25 जो पॉइंट रखे हैं अपने मैनिफेस्टो के, जो भारतीय जनता पार्टी के, ये मैनिफेस्टो के 25 पॉइंट यहाँ लोगों को टर्न ओवर करवाएंगे। कल राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह कल दिल्ली से सुबह करीबन 11 बजे उधमपुर लैंड करेंगे। उधमपुर से हेलीकॉप्टर के द्वारा सीधे रामबन जाएंगे और रामबन में राकेश ठाकुर, जो कुछ मुझे लगता है कि जिनके खिलाफ विरोध भी हुआ था और वहां पर एक बीजेपी के नेता ने इंडिपेंडेंट पर्चा भी भर दिया है, वहां पर प्रचार करेंगे, जहां बनिहाल और रामबन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज को टच करेंगे। तो राजनाथ सिंह दूसरे बड़े नेता हैं जो यहां पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है अगले एक हफ्ते में शायद। बिल्कुल, पीयूष गोयल के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसके बाद जेपी नड्डा का है, तमाम जो बड़े लीडर जो हैं, एमपी बाबा जोगी जो आदित्यनाथ हैं वो भी आ रहे हैं, महाराष्ट्र वाले जो शिवराज चौहान जी हैं वो भी आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से किस किस इलाके में क्या क्या समीकरण है, उस इलाके से होगा। हाँ, प्रधानमंत्री की रैली का बड़ा ये होगा कि ज़्यादा रैलीज वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एरिया बहुत लंबा है, कश्मीर भी जाना है, जम्मू डिवीजन में भी करनी है। तो हो सकता है कि किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह में एक रैली हो जाए और एक जम्मू सांबा या कठुआ में, जम्मू सांबा में एक हो जाए और उधमपुर में एक हो जाए। तो 3 रैली का तो हम ये लगा सकते हैं कि 3-4 तो प्रधानमंत्री 3 रैलियां जम्मू में, पुंछ का भी है, 1-2 रैली कश्मीर में भी शायद कर सकते हैं क्योंकि कश्मीर में भी कुछ कैंडिडेट है। तो प्रधानमंत्री का जब भी कोई कार्यक्रम आएगा हम आपके पास जरूर पहुंचाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहां कहां चुनावी सभा करने वाले हैं। मगर कश्मीर चलते हैं अब, क्योंकि कश्मीर में इन दिनों कटाक्ष भरे स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं, उसका रिएक्शन जम्मू से आ रहा है। आज भी कश्मीर में एक और स्टेटमेंट आया। फिलहाल कल शाम वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से अफजल गुरु की फांसी का जिक्र इन चुनावों में किया है, करीबन 11 साल बाद, 2014 में उनकी फांसी का जिक्र नहीं हुआ था क्योंकि उमर नए नए चीफ मिनिस्टरशिप से हटे थे, उनकी चीफ मिनिस्टरशिप में ही फांसी हुई थी और यूपीए की सरकार थी। उमर ने कहा कि उनको फांसी देने का कोई मतलब नहीं था, पीडीपी उनके साथ आ गई, कांग्रेस बैकफुट पे चली गई, चुप्पी साधे हुए और बीजेपी को मौका मिल गया। पवन जी, इसका फायदा उमर अब्दुल्ला को कश्मीर में होगा और बीजेपी को जम्मू में। बिल्कुल, मगर कांग्रेस को दोनों जगह नुकसान होने वाला है, तो अपने अलायंस को ही पटकनी दे गए उमर अब्दुल्ला। बिल्कुल, ये सीधा सीधा आप देखिए कि कश्मीरी सेंटिमेंट्स को एक उबाल रहे हैं और अपनी तरफ लाने के लिए ये स्टेटमेंट कश्मीर में उनके लिए एक संजीवनी बूटी होगी। मगर कांग्रेस को नुकसान होगा, कांग्रेस को दोनों जगह, यहाँ भी होगा, यहाँ भी वहां भी, वहां ये बोलेंगे कांग्रेस सरकार में फंसी हुई, और यहाँ भी होगा और वहां भी होगा। यहाँ बीजेपी को फायदा, और बीजेपी यहाँ पर इस चीज को बुनाएगी, उनको फायदा होगा। तो कांग्रेस और एनसी का जो अलायंस था, वो मैंने पहले भी शायद एक दिन हमने चुनावी चालीसा में ही कहा था कि एक बड़े नेता से बात हुई थी, उसने कहा कि आपने जब अलायंस करना था, जहां पर आपने थानेदार को भेजना चाहिए वहां डीजी उठ के खुद चले गए, तो आपने सरेंडर खुद कर दिया। अब आपको एनसी की शर्तों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एनसी अब स्टेटमेंट भी वही दे रही है जो खुद का फायदा ले रही है। खुद का फायदा, उनको पता है कि जितना ज्यादा सीटें हम लेंगे, कांग्रेस तो इंडिया अलायंस का हिस्सा बन के रह जाएगी, जितनी भी सीटें आएंगी वो पीछे बैठने वाले ही आएंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर ही हो जाए, एनसी बहुत ज़्यादा गेन कर जाए और उसके साथ किसी एक और पार्टी की ज़रूरत पड़े तो बीजेपी के साथ भी जा सकती है, जहाँ कोई और पार्टी आ सकती है, क्योंकि एक पार्टी की सरकार बनना तो मुश्किल लग रहा है। अब एक और ऐसा बयान जिसकी उम्मीद नहीं थी, उमर अब्दुल्ला लगातार बीजेपी पे कटाक्ष करें या कांग्रेस पे या फिर अपने इलाके में सेंटीमेंट्स को उबाल दें, ऐसा तो नजर आता है। मगर अल्ताफ बुखारी, जिनको हमेशा से बी टीम कहा जाता है बीजेपी की, अल्ताफ बुखारी ने भी आज एक स्ट्रॉन्ग बयान दे दिया और ये बयान भी किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि सीधे बीजेपी के खिलाफ था। उन्होंने कहा, पीपल डू नॉट लाइक बीजेपी इन कश्मीर। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के साथ तो कश्मीर के और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अच्छे संबंध हैं, मगर बीजेपी को पसंद नहीं किया जाता कश्मीर में और बीजेपी को जनता पसंद नहीं करती, ना ही उनको वोट मिलेगा।
इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि अब अल्ताफ बुखारी बहुत चांसेस हैं कि अगर 1, 2 या 3 सीट्स भी जीतकर वहां से आते हैं तो कम से कम जो भी बीजेपी अगर सरकार बनाएगी उसका जाहिर सी बात है हिस्सा बन सकते हैं। और हमेशा से उनके ऊपर जो है केंद्र सरकार के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं, मगर सीधे बीजेपी पर निशाना साधना, इसके क्या मायने हैं पवन जी? वो भी अब अपने आप को थोड़ा सा उबाल देने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में कि कुछ ज़्यादा सीटें ले पाएं। देखिए, जब ये एक दिन मनाया जाता है कश्मीर में, जिसे वो कश्मीर में ब्लैक डे कहा जाता है, हम ब्लैक डे कहते हैं, हाँ, और कश्मीर वाले उसको मार्टियर्स डे कहते हैं, शहीदी दिवस अलग। हाँ, उस दिन ही अपनी पार्टी के चीफ का रवैया पता चल गया था, जब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर फतिया पढ़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में रोका गया तो रोड पे ही पढ़ दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद, पीडीपी के छोड़ने के जब पार्टी का गठन किया तो सीधा पहला जो नमस्कार है वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को किया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो लोग अदर पार्टीज के राइवल थे, जो भागे हुए थे, जहाँ छोड़ चुके थे, उनको एकत्रित किया। उसके बाद पार्टी का गठन किया। फिर उन्होंने भारतीय सरकार की, मतलब भारत सरकार की जितनी स्कीम थी उनकी प्रशंसा की। 370 के ऊपर ढुलमुल रवैया रखा। तो कहीं ना कहीं बी टीम कहा जा रहा था कश्मीर के अंदर है, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि जब चुनाव हुए लोकसभा के तो खुलकर सामने आ गए कि ये बी टीम है। अब उनको लग रहा है कि घास नहीं डाली जा रही है, वो थोड़ा रेट बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अदर्स के पीछे भाग रही है, सजाद लोन या फिर जो दूसरे लोग इंडिपेंडेंट खड़े हैं। तो उनको लग रहा है कि मुझे कहीं बिल्कुल साइड ना कर दे, इसलिए उन्होंने जम्मू में हर जगह पर कैंडिडेट दिए और कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, और स्टेटमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ पर कैंडिडेट वो दे रहे हैं, अगर आप उस पर भी हम अलग से शो करेंगे कि आप ध्यान रखिए जो जो उनके कैंडिडेट हैं आप अपनी पार्टी के, वो वही एरिया में काम कर रहे हैं जो बीजेपी का वोट नहीं काटेंगे, दूसरी पार्टी का वोट काटेंगे। चलिए देखते हैं कितना वोट काटा जाता है। पवन जी, चलते चलते एक सवाल आपसे और करना है कि आपने भी बहुत प्रवक्ताओं से बात कर ली, बहुत नेताओं से मैंने भी कर ली, मुझे लगता है किसी ज्योतिष से ज़रा पूछ के बताइए कि कांग्रेस और बीजेपी की आखिरी सूची कब आएगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज रात या कल 12 बजे से पहले कांग्रेस बीजेपी दोनों सूची जो है वो निकाल देगी, क्योंकि अब समय बहुत शुभ मुहूर्त आ गया है। शुभ मुहूर्त इनका आ गया है। कल शनिवार का दिन है, तो ये कल हो सकता है कि आज शनिवार है, आज शनिवार है, कल रविवार है, आज रात या कल सुबह। तो आज गणेश चतुर्थी है और कल नागपंचमी, तो दोनों पार्टियां अपनी सूची कब निकालेंगी ये देखना बहुत अहम होगा। और नींद लगातार उन उम्मीदवारों को नहीं आ रही है जिनकी उम्मीद अपनी अपनी पार्टी से कायम है कि शायद उनके नाम आखिरी सूचियों में आ जाएं। कार्यकर्ता भी टकटकी लगाए बैठे हैं कि उन्हें किस कैंडिडेट के लिए प्रचार करना है और किस कैंडिडेट के साथ खड़े होना है अगर विरोध करना पड़ा। खैर, देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कब सूचियां आती हैं, और ये सूचियां आने के बाद फिर चुनाव प्रचार पूर्ण होगा, क्योंकि हर कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर अपना प्रचार करना शुरू कर देगा। तो आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। कल जो खास रहेगा वो आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। लगातार हमारे कार्यक्रमों को लाइक, फॉलो, शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, और हमारे कार्यक्रम को आगे भी शेयर करिए ताकि लोग ये जान पाएं कि पूरा दिन जम्मू कश्मीर में चुनाव के माहौल में क्या क्या हुआ। बहुत